आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसमें है सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सुर्खियों में 31 जनवरी 2022 को संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात केंद्रीय वित्त मंत्री कौन, निर्मला सीतारमण के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया गया। जैसे कहने का मतलब है 31 जनवरी 2022 को संसद के दोनों सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात किसने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया। इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण का विषय क्या है? त्वरित दृष्टिकोण। मतलब याद करने का चीज में क्या है, जैसे इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण का केंद्रीय विषय क्या है? त्वरित दृष्टिकोण है। इस वर्ष का सर्वेक्षण भारत के ढांचागत विकास को दर्शाते हुए उपग्रह और भू स्थानीय डेटा का उपयोग किया गया है। जैसे इस आर्थिक सर्वेक्षण में भारत के ढांचा किस प्रकार है उसके बारे में दर्शाते हुए उपग्रह और भू स्थानिक डेटा उपग्रह का प्रयोग किया है। अब है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के कुछ मुख्य बिंदु हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जानकारी करते हैं। जैसे वर्ष 2020-21 में 7.3% गिरावट के बाद वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितना परसेंट, 9.3% बढ़ने का अनुमान है। इसमें कहा गया कि 2020-21 में जो 7.3% जो गिरावट है वही 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.3% हो जाएगी, बढ़ने का अनुमान है। वही है वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की विकास दर कितना है, रहने की उम्मीद है 8 से 8.5% रहने की उम्मीद है। मतलब वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की विकास दर कितना होने का अनुमान है, 8 से 8.5% तक रहने का अनुमान है। अब इसी आगे पढ़ते इसमें IMF की विश्व आर्थिक परिदृश्य अनुमान के तहत 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर कितना रहने की उम्मीद है, 9%। मतलब IMF को विश्व आर्थिक परिदृश्य अनुमान के तहत IMF के अनुमान आर्थिक परिदृश्य के अनुमान के तहत 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर कितना है, 9% है। वही वर्ष 2023-24 में मात्र 7.1% रहने की संभावना, जिसे भारत अगले 3 वर्ष तक भारत विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बन जाएगी। मतलब अगले तीन साल तक भारत सबसे आगे रहेगी अर्थव्यवस्था में। वैसी है 2020-21 में कृषि और संबंधित क्षेत्र के 3.9%, उद्योग के 11.8% और सेवा क्षेत्र के 8.2% बढ़ने का अनुमान है। मतलब 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्र में कितना प्रतिशत है, 3.9% बढ़ने की उम्मीद है। और वही उद्योग के क्षेत्र में 11.8% और सेवा के क्षेत्र में 8.2% बढ़ने की उम्मीद है। अब हम लोग राजकोषीय विकास के बारे में जानते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के अनुमान 9.6% की तुलना में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति अप्रैल-नवंबर 2021 में 67.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें है जैसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट का अनुमान कितना है, 9.3% रहने की उम्मीद है। लेकिन केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति में 67.2% की बढ़ोतरी वर्ष दर वर्ष पर आधार है। वही वर्ष दर वर्ष आधार पर अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान सकल कर राजस्व में 50% अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मतलब अप्रैल और नवंबर में 2021 के दौरान सकल कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 50% की वृद्धि की दर्ज की गई है। वही है सरकार चालू वर्ष
2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6.8% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। जैसे सरकार चालू वर्ष अभी जो चल रहा है 2021-22, उसके लिए सकल घरेलू उत्पाद कितना है, 6.8% राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर। अब है मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय मध्यस्थता। समग्र प्रणाली में तरलता अधिशेष की स्थिति बनी रही। वर्ष 2021-22 में रेपो दर कितना 4% बनी रही। जैसे समग्र प्रणाली में तरलता अधिशेष की स्थिति बनी है, वैसे ही वर्ष 2021-22 में रेपो दर कितना है, 4% बनी रही। और वर्ष 21-22 में वार्षिक आधार पर ऋण वृद्धि अप्रैल 2021 के 5.3% से बढ़कर 31 दिसंबर 2021 तक कितना हो गया, 9.2% हो गया। इसमें याद करने का चीज़ है कि 2021-22 में वार्षिक आधार पर ऋण वृद्धि अप्रैल 2021 में कितना था, 5.3, अब वही 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ के 9.2% की वृद्धि हो गई। अनुसूचित वाणिज्य बैंक एससीबी का कुल अनुपात अग्रिम अनुपात 2017-18 के अंत में 11.2% थी और वही घटकर 2021 के अंत में कितना हो गया, 6.9। मतलब 2017-18 में कुल उत्पादन अग्रिम कितना था, 11.2%, लेकिन सितंबर 2021 के अंत में 6.9% हो गई। बाह्य क्षेत्र 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार कितना, 633.6 बिलियन डॉलर के स्तर पहुंच गया। वही नवंबर 2021 के अंत तक चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था। नवंबर 2021 के अंत तक चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार था। अब भारत में कुल विदेशी 31 दिसंबर 2021 का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, 633.6 बिलियन डॉलर के स्तर पहुंच गया। उद्योग और बुनियादी ढांचे। भारतीय रेलवे का पूंजीगत व्यय वर्ष 2009 से 14 के दौरान 45,980 करोड़ रुपए की वार्षिक औसत से बढ़कर 2021-20 में 181 करोड़ 1,55,181 करोड़ हो गया। जिससे भारतीय रेलवे का पूंजीगत व्यय 2009-14 के दौरान कितना था, 45,980, लेकिन 2021-22 में बढ़कर कितना हो गया, 1,55,181 करोड़ रुपया हो गया। वही वर्ष 2021-22 में इसे अगले वर्ष 2021-22 में इसे 2,15,058 करोड़ रुपया तक बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार इस वर्ष 2014 के स्तर की तुलना में कितना गुना बढ़ गया, 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। और वही वर्ष 2021-22 में सड़क निर्माण की सीमा को बढ़ाकर 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया गया है। 2021-22 में क्या सड़क निर्माण की सीमा को बढ़ाकर कितना, 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया गया, जो कि वर्ष 2019-20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन थी। इस प्रकार 30.4% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अन्य क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों में कृषि क्षेत्र में विकास देखा गया है। पिछले 2 वर्षों में कृषि क्षेत्र में विकास देखा गया है। देश के कुल मूल्य वर्धन में 18.8% यानी 2021-22 की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इस तरह 2020-21 में 3.6% और 2021-22 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 2 वर्षों में देश का विकास देखा गया, जिसमें मूल्य वर्धन में 18.8% 2021-22 में वृद्धि हुई। इसी तरह वर्ष 2020-21 में 3.6% की वृद्धि और 2021-22 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई। सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य। सामाजिक सेवा में कौन कौन आता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य पर जीडीपी का अनुपात के रूप में केंद्र और राज्यों का जो व्यय है
2014-15 में 6.2% थे। वही वर्ष 2021-22 में बजट अनुमान में बढ़ाकर 8.6% कर दिया गया। मतलब जो सामाजिक सेवा है, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य, उसमें 2000 केंद्र और राज्यों का जो व्यय है वह 2014-15 में कितना था, 6.2% था। वही वर्ष 2021-22 में बढ़ाकर इसको 8.6% कर दिया। वही अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक बढ़कर 17.4% हो गया, जो कि वर्ष दर वर्ष हो गया। वही वर्ष 2020 में -15.3% थी। मतलब कहने का मतलब है कि अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन का जो सूचकांक हुआ बढ़कर 17.4% हो गया, लेकिन वर्ष 2020 में वह -15.3% थी। वही वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान सेवा क्षेत्र में 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया, जो भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का 54% है। वर्ष 2021 की पहली तिमाही के दौरान सेवा क्षेत्र में कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया गया, 16.7 अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रत्यक्ष निवेशी एफडीआई प्राप्त किया गया, और भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का लगभग 54% है। समग्र सेवा क्षेत्र सकल मूल्य वर्धित जीवीए में 2021-22 में 8.2% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। 2021-22 में समग्र सेवा क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि कितने होने की उम्मीद है, 8.2% होने की उम्मीद है। आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक दस्तावेज है। आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण है एक केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वास्तविक दस्तावेज है। यह एक रिपोर्ट है जिसमें पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ ही सरकार अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का अनुमान, उसके संभावित समाधान प्रस्तुत करती है। यह एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं तथा साथ ही सरकार की अर्थव्यवस्था के साथ कौन कौन सी चुनौतियां आई उसके बारे में समाधान प्रस्तुत करती है। इसके मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इससे सामान्यतः संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने की एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। इसे समानता संसद में कब पेश किया जाता है, जब केंद्रीय बजट पेश किए जाने का रहता है उससे एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था, 1950 से 51 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 में इस केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता है और वर्ष 2064 से इसे बजट से अलग कर दिया गया। कहने का मतलब है कि इसमें याद करने का चीज़ क्या है, जैसे वर्ष 1964 तक इस केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाएगा, लेकिन वर्ष 1964 से ही इसे बजट से अलग कर दिया गया। अब हम लोग अग्निपथ योजना के बारे में जानते हैं। अग्निपथ योजना क्या क्या? 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए एक आकर्षण भर्ती योजना की मंजूरी दी। इस योजना का नाम क्या रखा गया, अग्निपथ नाम दिया, जिसके तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। मतलब 14 जून 2022 को किसने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों की सेवा के लिए एक आकर्षण भर्ती योजना मंजूरी दी। तो इस योजना का नाम क्या दिया गया, अग्निपथ नाम दिया गया, लेकिन इसके तहत चुने गए युवाओं को क्या कहा जाएगा, अग्निवीर कहा जाएगा। और यह तीनों सेनाओं में जैसे वायु, जल और नौसेना, ये 3 सेना है, उसके मानव संसाधन नीति में एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार है। योजनाओं के प्रमुख प्रावधान, अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को कितने साल के लिए, 4 साल की अवधि के लिए
सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति प्रदान करता है। अग्निपथ देशभक्त है जो प्रेरित युवाओं को कितने साल के लिए? 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति प्रदान करता है। 4 वर्ष के अंत में लगभग 75% सैनिकों की ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा और केवल 25% जवानों को 4 वर्ष बाद भी मौका मिलेगा। हालांकि यह तभी संभव होगा जब उस समय सेना की भर्तियां निकली हो। कहने का मतलब है 4 वर्ष के अंत में जो 75% सैनिक ड्यूटी पर रहेंगे उनको मुक्त कर दिया जाएगा। केवल 25% को ही 4 वर्ष बाद ही मौका दिया जाएगा। हालांकि यह तभी संभव होगा जब सेना की भर्तियां उस समय निकली होगी, तब वह 25% आगे बढ़ेगी। 4 साल के बाद बैच के केवल 25% को ही 15 साल की अवधि के लिए उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। 4 साल के बाद बैच के केवल 25% को ही 15 साल अगले 15 साल की अवधि के लिए उनकी सेवाओं से वापस भर्ती किया जाएगा। अग्निपथ सैनिक, वायु सैनिक और नाविकों के नामांकन के लिए एक अखिल भारतीय योग्यता आधारित भर्ती योजना है। जैसे कहने का मतलब है अग्निपथ जो हुआ सैनिक को हो गया और वायु सैनिक और नाविकों तीनों जो हो के नामांकन के लिए एक अखिल भारतीय योग्यता आधारित योजना है। अग्निवीरों का लाभ। अग्निवीरों को 3 सेनाओं में लागू भत्तों और मासिक पैकेज दिया जाएगा। अग्निवीर को क्या होगा? तीनों सेनाओं में लागू जो भत्ते हैं और मासिक पैकेज वो दिया जाएगा। जैसे अगला है 4 साल पूरा होने पर अग्निवीरों को एकमुश्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा। मतलब उनके 4 साल जब काल पूरा हो जाएगा तो अग्निवीर को एक बार निधि पैकेज सेवा एकमुश्त दिया जाएगा, जिसमें उनका योगदान शामिल होगा, जिसमें उस पर अर्जित व्यय और सरकार ने उसके योगदान की संचित राशि के बराबर योगदान शामिल होगा। प्रथम वर्ष में अनुकूलित पैकेज मासिक है 30,000 रुपया, हाथ में आएगा 70% 21,000 रुपया। अग्निवीर कन्फर्म फंड में योगदान 30% चला जाएगा, मतलब 9,000 चला जाएगा। भारत सरकार द्वारा कन्फर्म फंड में योगदान 9,000। दूसरे वर्ष में 33,000 पैकेज है, लेकिन हाथ में आएगा 23,100 रुपया। और अग्निवीर कॉपर्स फंड में योगदान में चला जाएगा 9,990 रुपया। भारत सरकार कॉपर्स फंड में योगदान 9,990 रुपया वो भी देगी। तीसरे वर्ष में 36,500 रुपया मिलेगा और हाथ में आएगा कितना? 25,580 रुपया। और अग्निवीर कन्फर्म फंड के योगदान में 30% जाएगा तो 10,990 रुपया और सरकार के द्वारा भी 10,990 रुपया योगदान दिया जाएगा। और चौथे वर्ष में 40,000 अनुकूल पैकेज होगा और हाथ में आएगा 28,000 रुपया। और अग्निवीर कन्फर्म फंड में योगदान में जो कि 30% 12,000 रुपया जाएगा और सरकार के द्वारा कन्फर्म फंड में योगदान दिया जाएगा 12,000। तो अग्निवीर कन्फर्म फंड में 4 साल बाद कुल योगदान 5,02 रुपया हो जाएगा और सरकार के द्वारा और जोड़ के 5,02 रुपया कर दिया जाएगा। 4 साल बाद बाहर निकलने पर 11.7 लाख रुपये सेवा निधि पैकेज के रूप में संचित व्यय भुगतान किया जाएगा। सेवा निधि को आयकर छूट दी जाएगी। जो सेवा निधि है उसको आयकर छूट भी दी जाएगी। ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का कोई अधिकार नहीं होगा। उनको पेंशन संबंधी और ग्रेच्युटी की कोई लाभ नहीं होगा। अग्निवीर को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्य अवधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा का कवर प्रदान किया जाएगा। मतलब अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनको कार्य अवधि के समय अगर कुछ होता है तो 48 लाख रुपए के लिए गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आर्थिक लाभ। संयुक्त मासिक पैकेज के तहत पहले वर्ष का पैकेज 30,000 रुपये से प्रति वर्ष वृद्धि होते हुए अंतिम चौथे वर्ष में 40,000 तक हो जाएगा। मतलब संयुक्त मासिक पैकेज के तहत पहले वर्ष का पैकेज कितना है? 30,000 रुपये हो जाएगा। वही प्रति वर्ष वृद्धि होते हुए अंतिम चौथे वर्ष में कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। वही भत्ते के रूप में जोखिम, राशन, वर्दी एवं उपयुक्त यात्रा छूट के प्रावधान शामिल है। मतलब भत्ते के रूप में क्या क्या शामिल है? जोखिम जो उठाएगा, फिर राशन,
वर्दी, उपयुक्त ये सब उनको मिलेगा। और सेवा निधि में मासिक वेतन का 30% हिस्से का योगदान एवं सरकार द्वारा भी समान राशि का योगदान दिया जाएगा। आगे 4 साल बाद आयकर से मुक्त 10.04 लाख रुपए की संयुक्त निधि उपार्जित व्यय का अर्जित लाभ देय है। मतलब 4 साल बाद आयकर से मुक्त 10.40 लाख रुपए की संयुक्त निधि दिया जाएगा अर्जित लाभ के लिए। कार्यकाल कितना? 4 साल पूर्ण होने के बाद सभी उम्मीदवार सेवा निधि के लिए पात्र होंगे। उच्च शिक्षा के लिए कौशल पात्रता प्रमाण पत्र और क्रेडिट अंक का भी प्रावधान होगा। जैसे इसमें क्या रहा है कि उच्च शिक्षा के लिए क्या क्या मिलेगा? कौशल पात्रता प्रमाण पत्र और क्रेडिट अंक का भी प्रावधान होगा। 4 साल के लिए नियुक्त होने वाले सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा तथा यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्तमान में मिलने वाले आरक्षण के अतिरिक्त होगा। कहने का मतलब है 4 साल के बाद अगर सैनिक रिटायर हो गया तो उसको गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की जो नौकरियां हैं उसमें कितना 10% के आरक्षण दिया जाएगा। और यह आरक्षण कितना भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए वर्तमान में मिलने वाले आरक्षण के अतिरिक्त होंगे। योजना के विरोध होने के कारण भारत सरकार ने केवल 2022 की जो प्रस्तावित नियुक्तियों में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा सिर्फ 2 वर्ष बढ़ाकर 21 से 23 कर दी गई, क्योंकि कोरोना के कारण 2 साल में जो अभ्यर्थी भर्ती से वंचित रह गए थे वे नई भर्ती में शामिल हो पाएंगे। मतलब योजना के विरोध होने के कारण भारत सरकार ने केवल 2022 के लिए ही प्रस्तावित नियुक्तियों में अभ्यर्थियों की अंतिम आयु 21 से 23 साल 2 साल बढ़ा दिया गया। अगर कोई अग्निवीर सेवा के दौरान शहीद हो जाते हैं तो उनके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि सहित मिलेगी। अगर कोई अग्निवीर देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए तो उनको परिजनों को कितना दिया जाएगा? 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि ब्याज सहित मिलेगी। अग्निवीर को सियाचिन और अन्य क्षेत्र में वही भत्ता और सुविधाएं मिलेगी जो वर्तमान में नियमित सैनिकों पर लागू है। सेवा शर्तों में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अग्निवीर को क्या सियाचिन और अन्य क्षेत्र में जो भत्ता दिया जाता है वही वर्तमान में भी नियमित सैनिक की तरह ही सेवा भत्ते के साथ उनको भी दिया जाएगा।